हेलो प्रिय भैया बहनों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान का एक नया अध्याय, एक नया पार्ट, जिसे हम कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कार्बनिक रसायन क्या होता है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, या कह सकते हैं रसायन विज्ञान की एक उपशाखा होती है ये। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। यदि अंग्रेजी में इसकी परिभाषा जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अर्थात जो कार्बन होता है, कार्बन और उसके यौगिकों का जो अध्ययन होता है, उसी को हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब कार्बन क्या होता है, कार्बन के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं पीछे, पिछली क्लासेस में। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ रखा है कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या चीज़ है? वह सभी चीज़ें जो स्थान घेरती हैं, जिनका कुछ द्रव्यमान या भार होता है, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है, शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला तत्व और दूसरा यौगिक। जो तत्व होता है, तत्व को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या होता है? धातु वे जो क्या होती हैं, कठोर होती हैं, पीटने पर फैल जाती हैं, जिनमें तन्यता का गुण होता है, दिखने में चमकदार होती हैं। ठीक है? अधातुएँ क्या होती हैं? अधातुएँ तन्य नहीं होती, ये पीटने पर टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, ठीक है? तो इसी तरह से और उपधातु वे होते हैं जिनमें अधातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा है। तो कार्बन क्या है? एक प्रकार का अधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप देखते हैं, तो बाईं साइड में रखा गया है धातुओं को, दाहिनी साइड में रखा गया है अधातुओं को और बीच में रखा गया है उपधातुओं को। तो हम कह सकते हैं कि दाहिनी तरफ पी ब्लॉक में हमारा क्या आता है? कार्बन। कार्बन पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तत्व है, तो क्या है? एक प्रकार का अधातु है। तो कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु है, ठीक है? और इसमें जो है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होने के कारण से क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, उसी को उसका परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी बोल सकते हैं, लेकिन कब? उदासीन अवस्था में। जब परमाणु उदासीन अवस्था में हो, तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी उसका क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तथा उदासीन अवस्था में, जब परमाणु हमारा उदासीन अवस्था में हो, तो हम उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को भी परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं। ठीक है? तो परमाणु क्रमांक आपको समझ में आया। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है या परमाणु भार किसे कहते हैं? तो परमाणु में उपस्थित सभी कणों का जो भार होगा, तो परमाणु भार को मुख्यतः कहा जाता है कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान इज़ इक्वल टू परमाणु का द्रव्यमान। अर्थात प्रोटॉनों का जो द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है, उन दोनों के द्रव्यमानों का जो योग होता है, उसे हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जोड़ा गया? चूँकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, इसीलिए हम उसके द्रव्यमान को ना के बराबर मान लेते हैं और हम कह सकते हैं कि पर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान क्या होता है? बहुत अल्प होता है, जिससे उसके द्रव्यमान की गणना इसमें नहीं की जाती है, उसके द्रव्यमान को इसमें नहीं जोड़ा जाता है। तो अगर हम कार्बन की बात करें, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं उदासीन अवस्था में। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 6 क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक इसका क्या होगा? 6 होगा, ठीक है? और परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करें, तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं, ठीक है? तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा? 12 होगा। सामान्य अवस्था में इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। अब हम बात करते हैं कार्बन के इतिहास की, कि कार्बन का इतिहास क्या रहा है, कार्बन की खोज कैसे हुई, कार्बन कैसे आया या कार्बन के बारे में पता कैसे चला। तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए लीमरी। 1675 ईस्वी में इन्होंने प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर मतलब जो पदार्थ प्रकृति से मिल रहे थे, प्रकृति से जैसे कहाँ से? खनिज पदार्थों से जो पदार्थ मिल रहे थे, खनिजों से जो पदार्थ मिल रहे थे, उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। वनस्पतियों से जो पदार्थ मिलते हैं, उन्हें वनस्पति पदार्थ कहते हैं। जंतुओं से जो पदार्थ मिलते हैं, उन्हें जंतु पदार्थ कहते हैं। तो
इन तीनों पदार्थों को ना अलग-अलग डिफरेंशिएट कर दिया। कहा कि जो पदार्थ दुनिया में पाए जाते हैं, वो 3 भागों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। पहला खनिज पदार्थ, दूसरा वनस्पति पदार्थ और तीसरा जंतु पदार्थ। उसके पश्चात फिर आगे 18वीं शताब्दी में लेबुशिए नाम के एक वैज्ञानिक आए, 1784 ईस्वी में। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि आप इन सबको अलग-अलग वर्गों में नहीं बाँट सकते, क्योंकि वनस्पतियों से और जंतुओं से, इन दोनों से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, उनमें मुख्यतः ये पदार्थ होते हैं। जंतुओं में और वनस्पतियों में मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर ये सब तत्व पाए जाते हैं। ये सब तत्व वनस्पतियों में भी पाए जाते हैं और जंतु में भी पाए जाते हैं। तो जंतु और वनस्पति को आप अलग-अलग नहीं बाँट सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी जीवों को क्या कर दिया, इन्होंने जो पदार्थ मिल रहे थे उनको किस प्रकार से बाँट दिया, उनको कहा कि एक खनिज पदार्थ को रख लो और दूसरा रख लो जंतु और वनस्पति को इकट्ठा रख लो, अर्थात जीवित पदार्थ रख लो। उसके पश्चात में फिर 19वीं शताब्दी में सभी जो पदार्थ थे, प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर सभी पदार्थों को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। एक हो गए कार्बनिक पदार्थ और दूसरे हो गए अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ किसे कहा गया? वह पदार्थ जो जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त हो रहे थे। मतलब एनिमल्स से एंड प्लांट से जो प्राप्त हो रहे थे, उनको कहा गया क्या? कार्बनिक पदार्थ कह दिया गया। क्यों? क्योंकि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक अधिकतर पाए जा रहे थे। जो कार्बन के यौगिक थे वो अधिकांश मात्रा में पाए जा रहे थे, मतलब सबसे अधिक पाए जा रहे थे या कह सकते हैं कि सर्वाधिक पाए जा रहे थे। और अकार्बनिक पदार्थ क्या हो रहे थे? अकार्बनिक पदार्थ मतलब जिनमें कार्बन की मात्रा तो होती है, कभी-कभी पाई जाती है, अन्यथा अन्य जो पदार्थ हैं जिनमें कार्बन नहीं होता है, उन्हें हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अकार्बनिक बिना कार्बन कार्बन वाले, ठीक है? तो बोल सकते हैं कि वो जो है वो खनिजों से, चट्टानों से, भूगर्भ से, खनिज जानते हैं ना? खनन किए जाने वाले चीज़ों से, चट्टानों से, चट्टान जानते हैं, मतलब जो पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, वहाँ से, भूगर्भ से, धरती के अंदर से और निर्जीव स्रोतों से, निर्जीव पदार्थ जो पाए जाते हैं धरती पर, उन चीज़ों से जो पदार्थ प्राप्त होते थे, उनको क्या कहा गया? अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। उसके पश्चात फिर कौन आए? एक बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक आए, 1815 में, अर्थात 19वीं शताब्दी में ही। तो 1815 में बर्जीलियस ने क्या किया? बर्जीलियस ने एक जैव शक्ति नाम का सिद्धांत दे दिया। कहा कि ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इनको आप लैबोरेटरी में नहीं बना सकते, मतलब लैब में बना नहीं सकते, आप इनका संश्लेषण नहीं कर सकते, आप इनको खुद से नहीं बना सकते। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये मनुष्यों में पाई जाने वाली एक दैविक शक्ति के द्वारा बनते हैं। अर्थात कोई ईश्वर है और इस उस ईश्वर ने इंसानों के अंदर अर्थात जीवित प्राणियों के अंदर कोई शक्ति दे रखी है, जिस शक्ति के कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पर इनमें कार्बनिक पदार्थ बन रहे हैं। और उन कार्बनिक पदार्थों में से उनको नाम दे दिया उन्होंने, क्या नाम दे दिया? उनको नाम दिया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ना वर्जिलियस ने दिया था और इस ऑर्गेनिक शब्द का मतलब होता है जैव। तो जैव शक्ति सिद्धांत जो है वर्जिलियस ने दिया और इसके पश्चात क्या हुआ कि कुछ दिनों तक ये थ्योरी चली। उसके बाद में इन्हीं के एक शिष्य ओलर नाम के शिष्य थे, ओलर वर्जीनियस के शिष्य थे। 1828 में 1828 ईस्वी में वोलर ने क्या किया, उन्होंने अमोनिया का अमोनियम साइनेट को गर्म करके क्या किया, यूरिया का उत्पादन कर दिया। अमोनियम साइनेट को लगातार गर्म किया, कहाँ पे? लेबोरेटरी में और उसको गर्म करते-करते यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। तो सबसे पहले जो कार्बनिक पदार्थ बना वो यूरिया बना, जिसके कारण से उन्होंने वोलर ने सिद्ध कर दिया कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो लैब में भी बनाए जा सकते हैं। ये केवल जैविक शक्ति द्वारा नहीं बनाए जा सकते। इस तरह से वहाँ पर इनका जो बर्जीलियस का था, वो जैव शक्ति सिद्धांत का अर्थात वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या हुआ? अंत हुआ। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का अंत करने वाले बर्जीलियस के ही शिष्य वोहलर थे। उन्होंने 1828 ईस्वी में इनके इस सिद्धांत का अंत किया था।